Hello friends, good morning and welcome to my YouTube channel. I am Sunil Bist, your teacher and friend. So friends, हम कर रहे हैं UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसके बारे में दो वीडियो हम पहले ही कर चुके हैं। ये इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो होगी। इसमें UNO के जनरल असेंबली जो 6 पार्ट हैं, जो उसके 6 अंग हैं, उसमें हम जनरल असेंबली को कर चुके हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल जो सुरक्षा परिषद है उसका हमने परमानेंट मेंबर को कर चुके हैं। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं नॉन परमानेंट मेंबर या जो अस्थाई मेंबर हैं उससे। तो जो यूएनओ है, जो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि उसका एक मुख्य अंग है, उसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो 5 है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। रसिया, इसके अलावा आपका चाइना, आपका फ्रांस, आपका यूनाइटेड किंगडम और आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो परमानेंट मेंबर हैं और जो सदा के लिए बने रहेंगे। ठीक है, जब तक यूएनओ है, जब तक यूएनओ संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तब तक इन परमानेंट मेंबर को कोई हटा नहीं सकता। अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में अन्य मेंबर्स की। तो ये वर्तमान में अन्य जो मेंबर हैं उनकी सदस्य 10 है, और ये एक अनपरमानेंट मेंबर होते हैं। ये अनपरमानेंट मेंबर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनको 2 साल बाद इनकी जो सदस्यता होती है वो ओनली फॉर 2 ईयर्स, सिर्फ 2 साल के लिए वो चुने जाते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो अस्थाई सदस्य जो हैं, नॉन परमानेंट मेंबर, इनकी संख्या 10 है तथा इनका चुनाव महासभा के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए फ्रेंड्स? 2 वर्षों के लिए। जिस तरह से हमारे इंडिया में राज्यसभा है और वो एक परमानेंट हाउस है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसके जो मेंबर होते हैं उनको दो चेंज किया जाता है टाइम टाइम पर। 6 साल बाद उनको चेंज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। एवं जिस वर्ष जिस देश का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10 देश, अगर उनकी सदस्यता उसी वर्ष खत्म हो रही है, उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि इंडिया में 2020 में इसका सदस्य बना था नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का, तो वर्तमान में 2022 चल रहा है, तो 2 साल के लिए था, तो वो दोबारा से इसी वर्ष नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये इसके नियम और शर्तें हैं। इसके अलावा 1 जनवरी 2021 को भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। 1 जनवरी 2021 को, कौन सी बार? 8th टाइम जो भारत है वो सुरक्षा परिषद में अस्थाई मेंबर बना था। ठीक है, तो ये इसके अलावा हम देखते हैं, इससे पहले इंडिया ने 1950-51 में, 67, 68, 72, 73, 97, 1977 एंड 78, 1984, 85, 1991, 92 और 2011 और 12 में ये अस्थाई मेंबर बन चुका है यूएनओ में। कौन सा देश? इंडिया, हमारा भारत। इसकी कार्यप्रणाली के बारे में हम देखते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल में इसका एक अहम रोल है। ठीक है, पूरे यूएनओ में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका एक अहम रोल है। जितने भी डिसीजन लेते हैं, सुरक्षा परिषद यूएनओ का निरंतर कार्य करने वाला एक निकाय है तथा उसका स्थायी रूप से सत्र में बना रहता है। इसकी सामान्यतः बैठक, जो जनरली इसकी बैठक होती है, वो 14 डेज में होती है और 14 दिनों में एक बार होती है। इसके अलावा इसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की स्थिति में 24 घंटे में ये इमरजेंसी बैठक बुलाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं अभी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम देखने को मिला है कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसमें हमने यूएनओ वर्ड का बहुत बार सुना है, न्यूज़पेपर में या थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया। तो जो यूएनओ है वहाँ पर ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर, और सभी सदस्यों को वहाँ पे पहुँचना होता है मैक्सिमम नंबर्स में। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस तथा सुरक्षा को बनाए रखना है। ठीक है, जो सिक्योरिटी है उसको बनाए रखना है तथा इसके हेतु इसके द्वारा वार्ता ठीक है, कम्युनिकेशन, मध्यस्थता, आर्थिक प्रतिबंध तथा अंतिम हथियार के रूप में सैन्य कार्यवाही की जाती है। तो इस प्रकार से क्या क्या करता है, सामाजिक समझौते करता है, सैन्य का कार्रवाई भी ये करता है, आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। जिस प्रकार से
कई बार जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात करता है, किसके ऊपर? वर्तमान में रसिया के ऊपर, कि हम इनके साथ इकोनॉमिक जो हमारी डील्स हो रही है उन डील्स को हम क्या करेंगे, आगे हम उनको फॉरवर्ड नहीं करेंगे या उनको कंटिन्यू नहीं रखेंगे। तो ये आर्थिक प्रतिबंध भी लगाते हैं। सैन्य कार्रवाई अंतिम एक उनका क्या है, एक हथियार है, अंतिम रूप से वो सैन्य कार्रवाई करते हैं। तथा इसके पास स्वयं की कोई सेना नहीं होती, ठीक है। जो यूएनओ है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि इनकी खुद की कोई सेना नहीं है, बल्कि पूरे विश्व से जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, वर्तमान में 193, इनमें से सभी मेंबर से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप यूएनओ मिशन पर अलग अलग जगह क्या करो, अपनी सेना भेजो। उदाहरण के लिए अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारा हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि कहीं पे सिविल वॉर चल रहा है, किसी देश में कुछ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यूएनओ में अलग अलग देशों द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार सेना भेजी जाती है। और हमारे देश भारत ने एक लंबे इतिहास से, जब से यूएनओ की स्थापना हुई है, इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा है। और चाहे वो सूडान हो, ठीक है, चाहे वो आपका ईरान हो, ठीक है, चाहे वो आपके लैटिन अमेरिका की कंट्रियाँ हो, ठीक है, हमारे इंडिया की तरफ से यूएनओ में बहुत सैन्य मदद भेजी गई है और वर्तमान में भी भेजी जा रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ये यूएनओ की सैन्य कार्रवाई होती है, इसको ब्लू हेलमेट, नीला टोपा के नाम से जाना जाता है। कि किसके नाम से फ्रेंड्स? ब्लू हेलमेट या नीला टोपा, इस कार्रवाई को कहा जाता है, जो सैन्य कार्रवाई, ठीक है, जो सैन्य कार्रवाई किसके द्वारा होती है? यूएनओ के द्वारा होती है। आगे चलते हैं। इसके अलावा सुरक्षा परिषद, महासचिव के निर्वाचन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन, किसी भी नए देश को, किसी भी नई कंट्री को यूएनओ में अगर उसको उसका सदस्य बनाना है, तो इसके लिए भी क्या करता है, इस महासभा की सिफारिश ली जाती है। किसकी? जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, नॉन परमानेंट मेंबर एंड परमानेंट मेंबर की। तो ये इसका हमने 2 कर लिए हैं। जनरल असेंबली भी हो गया हमारा, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल भी हो गया, जिसके 5 मेंबर परमानेंट हैं और 10 मेंबर अनपरमानेंट हैं, जो 2-2 साल में चेंज होते रहते हैं। अब आइए, इसका जो तीसरा अंग है, जो तीसरा पार्ट है यूएनओ का, वो है आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर ही निर्भर नहीं है, अपितु आर्थिक, सामाजिक तथा उससे संबंधित अन्य संस्थाओं के समाधान तथा उस संबंध में उचित तथा प्रभावपूर्ण कार्यवाही पर निर्भर होती है। इसी को लेकर यूएनओ में आर्थिक व सामाजिक परिषद का गठन किया गया है और इसके सदस्य वर्तमान में कितने हैं? 54 देश हैं। कितने? 54 कंट्री इसके सदस्य हैं। परंतु इसके 1/3 मेंबर प्रतिवर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, अर्थात रिटायर हो जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। कितने? 1/3 थर्ड मेंबर। और इसके अलावा इनका चुनाव कितने वर्ष के लिए? ये 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसका मुख्य कार्य, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मेन एम है विश्व का सामाजिक एवं आर्थिक विकास, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड का, तथा यह विकासशील देशों, जो डेवलपिंग कंट्री है, के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान पर बल देता है। कि जो डेवलपिंग कंट्री है, जो हमारा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, सारा डेवलपिंग कंट्री से भरा हुआ है, तो इनके डेवलपमेंट पर और इनके इकोनॉमिक इमरजेंस पर, ठीक है, उत्थान पर ये क्या करते हैं? बल देता है। यह अपना कार्य अपनी सहायक संस्थाओं के आयोगों तथा समितियों के माध्यम से करता है, जो सामाजिक और न्यास परिषद है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है। जो इसका जो चौथा अंग है, उसकी बात करते हैं, न्यास परिषद। न्यास परिषद एक ऐसा परिषद है जिसकी वर्तमान में हम कहें रेलिवेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यूएनओ के 6 अंगों में से इकलौता एक ऐसा भाग है जो वर्तमान में क्या है? कार्य नहीं कर रहा, अर्थात ये अनएक्टिव है, ठीक है, पैसिव है ये। न्यास परिषद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राज्य अपना प्रशासन, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मीन होता है एक कंट्री, जो राज्य अपना प्रशासन करने में सक्षम नहीं है, उन पर प्रशासन के लिए न्यास परिषद की स्थापना करी गई। अर्थात ऐसे छोटे छोटे देश जो खुद अपने कंट्री को रन नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए इस पार्ट की स्थापना करी गई थी, न्यास परिषद की। ऐसे पराधीन क्षेत्रों में जहाँ के लोग अभी पूरी तरह स्वशासन प्राप्त नहीं कर सके हैं, अभी पूरी न्यास पद्धति का सिद्धांत लागू किया गया। लेकिन वर्तमान में 1994 के बाद, 1994 में पलाऊ एक देश था, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता के बाद
उसकी स्वतंत्रता के बाद सभी देशों ने अपना प्रशासन स्वयं चलाने में अपने को समर्थ बताया। ठीक है, 1994 के बाद जो ये न्यास परिषद है, जो ये पार्ट है, इसकी जो रेलिवेंट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब ये वर्तमान में ये पार्ट इसका ये अंग काम नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट इसका एक ऐसा अंग है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूएनओ का, जो सभी दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं, जैसे हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है चाइना वाला जो हमारा डोकलाम विवाद है, अरुणाचल प्रदेश की जो अरुणाचल प्रदेश में जो लैंड एरिया है जिस पर चाइना अपना उस एरिया को अपना बताता है। इसके अलावा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान और किसके बीच, इंडिया के बीच एक विवाद है भूमि क्षेत्र को लेके। ठीक है, तो इस प्रकार के मुद्दे जो दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच हो, ठीक है, बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्री, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा, वहाँ पे जो न्यायालय जो डिसीजन लिया जाएगा वो किसके बीच लिया जाएगा, किसी देश की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा, जो कि द हेग में है। द हेग आपके नीदरलैंड में है। और सभी 6 अंगों में एक ऐसा पार्ट जो नीदरलैंड में है, बाकी सारे के सारे जो 5 पार्ट हैं, 5 पार्टों के जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड ऑफिस है वो सारे के सारे न्यूयॉर्क आपके यूएसओ में है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। और इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने? टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर महासभा के द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, 9 वर्ष के लिए किया जाता है। और न्यायाधीश अपने में से ही एक सभापति व उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। एक सभापति, ठीक है, सभापति जो हेड करेंगे, लीड करेंगे उसको, स्पीकर, और एक डिप्टी स्पीकर, उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। और 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? 5 जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो जज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति कोरम 9 रखी गई है। गणपूर्ति कोरम का मतलब मीन ये है कि 9 कम से कम वहाँ पे 15 जज में से 9 जज होने चाहिए, किसी भी डिसीजन को या किसी भी बिल को बनाने के लिए, फाइनल करने के लिए, या कोई भी जजमेंट देने के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वादी तथा प्रतिवादी केवल राष्ट्र ही हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट में कोई भी मुद्दा होगा, ठीक है, तो वो किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच नहीं होगा, बल्कि ये किनके मोर देन 2 कंट्री या 2 कंट्रियों के बीच होगा। जैसे चाइना और इंडिया का मामला, ठीक है, जैसे चाइना और आपका पाकिस्तान का मामला, ये इंडिया या पाकिस्तान का मामला। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, जिसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। और जो डिसीजन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दे दिया वो फाइनल होगा। जैसा हमारा इंडस रिवर है, सिंधु रिवर है, और जो पाकिस्तान, और जो पहले इंडिया में बहती है फिर उसके बाद पाकिस्तान में जाती है, तो जो उसका जो पानी का जल बंटवारा है उसको लेकर अधिकार की जो बात, जो इंटरनेशनल कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा 90% पानी पर किसका अधिकार बताया गया है? पाकिस्तान का अधिकार बताया गया है। ठीक है, तो हम फिर उसके बाद उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विधिक समस्याओं, जो इंटरनेशनल, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है तथा विवादों का समाधान करना है। इसके क्षेत्राधिकार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इसके 3 क्षेत्राधिकार हैं: ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और परामर्श क्षेत्राधिकार। अब हम देखते हैं कि इंडिया की तरफ से, ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें क्या कोई इसके न्यायाधीश रहे हैं? तो यस, वर्तमान में और इससे पहले पास्ट में भी वहाँ पे भारत की ओर से BN राव, ठीक है, BN राव, डॉक्टर RS पाठक और डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, कितने गर्व की बात है ये हमारे लिए कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें जो मेन जस्टिस थे वो कौन थे? ये 3 थे। इसके अलावा वर्तमान में डॉक्टर दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट उसकी
इसमें डिटेल थी, वो मैं सारी आपको बता चुका हूँ। अब इसके लास्ट अंग की तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज सेक्रेटरीट, जो उसका सचिवालय है। सचिवालय क्या होता है? कोई भी वो बिल्डिंग जहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, ठीक है। वहाँ पे जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, जो सेक्रेटरीट होते हैं, ठीक है, जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव लेवल के ऑफिसर होते हैं, वो सारे के सारे मेंबर वहीं पे बैठ के क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, सारे के सारे प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी नीतियों को बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म करते हैं। तो देखते हैं यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी? जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, जिसका मुख्य कार्य यूएनओ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना है। सचिवालय यूएनओ का स्थायी अंग है और ये परमानेंट पार्ट है इसका, कभी भी क्या नहीं होता, भंग नहीं होता, खत्म नहीं होता, जिसका गठन महासचिव तथा अन्य कर्मचारियों को से मिलकर होता है। इसकी मुख्य विशेषता अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा मानी जाती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा, इंटरनेशनल लोक सेवा, सिविल सर्विस, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल सर्विस, जिस प्रकार की हमारे इंडिया में क्या होती है, इंडियन सिविल सर्विस होती है एक देश के अंदर, भारत के अंदर, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो इसकी क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा। महासचिव का निर्वाचन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है, और जो इसके सचिव होते हैं, सेक्रेटरीट जो होते हैं, उनका 5 वर्ष के लिए चयन किया जाता है, ठीक है, निर्वाचित किए जाते हैं, चुने जाते हैं, एवं इसकी दोबारा पुनर्नियुक्ति, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट नहीं होते हैं ये। इसके अलावा संपूर्ण सचिवालय के प्रशासन एवं यूएनओ के प्रतिनिधित्व की भूमिका महासचिव के द्वारा निभाई जाती है, ठीक है। तो जो महासचिव होते हैं, सेक्रेटरीट होते हैं, ठीक है, वर्तमान में गुटेरस हैं, जो कि शायद ब्राज़ील के हैं या कहाँ के हैं, ठीक है, वर्तमान में जो इसके सचिव हैं, जो इसके सेक्रेटरी हैं। तो यूएनओ के महासचिवों के अगली वीडियो में देखेंगे हम कि वर्तमान तक कौन कौन से इसके सेक्रेटरी रह चुके हैं, वर्तमान शुरू से लेके और आज तक।